हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पेपर लिबर्टी की पेपर सेट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने पेपर नंबर 9, 10, 11 और 14 का ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 15 के एमसीक्यू। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और इस पेपर से हम क्या करेंगे, 50% एमसीक्यू मींस 1 to 25, ठीक है, इसकी 25 एमसीक्यू तक सॉल्व करेंगे और दो पार्ट में हम इस पेपर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 15 किसके, लिबर्टी के पेपर सेट के, ठीक है। और आज स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 15 और इसके अंदर अगर हम देखें, देखो तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बे बिंदुवत विद्युत भारों ने के જેટલો બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારોને વીજ ભારોને કે જેટલું ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા માધ્યમમાં મૂકતા લાગતું બળ F છે, जो माध्यमने दूर કરવામાં આવે તો લાગતું બળ, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि दो विद्युत भारों को या आवेशों को माध्यम में रखा हुआ है, किसी माध्यम मतलब तेल में रख सकते हो, शहद में रख सकते हो, हनी में रख सकते हो, ठीक है, उन चीजों के लिए रखा है। और उसके बाद क्या है कि वहां से दोनों को निकाल के हम माध्यम से हटा देते हैं, मतलब हवा में रखोगे तो बल क्या होगा, उसके लिए पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके, पेपर नंबर 11 में हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन था। उसके अंदर पहले हवा में रखा था और उसके बाद उसको उसमें तेल में रख दिया था, ठीक है। तो पूरा डेरिवेशन अगर देखना तो वहां पे देख सकते हो। और अभी इसके लिए देखो शॉर्ट एक फॉर्मुला बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखो, तो कोई भी माध्यम के लिए बोले या हवा के लिए बोले, ठीक है। तो अगर हवा तुम्हारा माध्यम है तो उसके लिए ऊपर हवा, उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला F1 और नीचे क्या करोगे F2। F2 किसके लिए यूज करेंगे हम, कोई डाई इलेक्ट्रिक के लिए, किसके लिए रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक के लिए, डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला रख सकते हो। और इक्वल टू क्या होगा हमारा K, और K मतलब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वो क्या होगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, हमेशा कोई भी चीज के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा, F1 मींस हवा के लिए और F2 मींस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, ठीक है। तो देखो क्या बोला उन्होंने, डाई इलेक्ट्रिक के लिए दिया हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक में जब हो तो उसके लिए फोर्स कितना होगा हमारा F हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, डाई इलेक्ट्रिक में जब रखा हो तो उसकी लगेगा फोर्स F हो। तो हवा के लिए तो क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, F डिवाइड में तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, सो F इंटू के। और इसका अगर देखो कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो 11 पेपर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पूरा डेरिवेशन भी वहां पे किया है। और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक सुवाहक धातुना गोळाમાં 4 × 10⁻23 परमाणुओं છે। इसकी एक धातु के गोले में 4 × 10⁻23 परमाणु है, जो 0.1% परमाणुમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે તો આ ગોળા પર પ્રસ્થાપિત થતા વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય कितना कूलम હોય છે। देखो पहले थोड़ी सी चीज बताते हैं, कोई भी धातु होती है, कोई भी मेटल होगी, कोई भी चीज होगा, उसके ऊपर क्या होता है, नॉर्मली अगर स्टेबल देखें तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल में इसकी टोटल चार्ज क्या होगा, उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0, नेट आवेश क्या होगा 0। लेकिन उसमें से अगर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उसके ऊपर क्या होंगे, 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके अब चार्ज कितना हो जाएगा, +2 कूलम। मींस तुम जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम अगर नेगेटिव निकाले तो पहले हम क्या कर लेते, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकाल लेते, कितना इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है। और उन्होंने क्या बोला है कि कुल कितना है, 4 × 10⁻23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके लिए अगर देखें तो कुल है कितना, 4 × 10⁻23। और कितने के लिए बोला है, उन्होंने कितने के लिए बोला, 0.1%। तो इसका क्या कर लो, 0.1% निकालो। और 0.1% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻3। और 0.1% 1% को हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। ये किसके लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कूलम में पूछा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व कर लो, देखो तो 4 × 0.1 × 1.6, ये हमारा हो जाएगा 4 × 1.6, 6.4 इंटू, तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻23। 23 में से 19 गया, क्या हो जाएगा 10⁻4 और डिवाइड में 100 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। तो हमारा आंसर आएगा 0.64 इंटू 10⁻2। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.64 और कैसा, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर प्रोटॉन निकालोगे तो आंसर आएगा -64 और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा +64, ठीक है।
चलो देख लो फटाफट, और देखो साथ में एक बार नोट डाउन कर लेना। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, समान विद्युत क्षेत्र में आवेल बिंदुए विद्युत भार दिया हुआ है और लागतु बल, तो विद्युत क्षेत्र, इसकी विद्युत क्षेत्र निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो दिया क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। क्यू की वैल्यू दी है, कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻2 कूलम, सॉरी -3 कूलम, और एफ की वैल्यू दी है कितनी है 0.128 न्यूटन, और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ई विद्युत क्षेत्र के लिए एफ के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, एफ के लिए तो एक तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट वो किसके लिए होगा, दो चार्ज के लिए, दो आवेश होंगे, दो विद्युत भार होंगे तब के लिए, और अगर एक चार्ज होगा और विद्युत क्षेत्र होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो हमें ई निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डिवाइड बाई क्यू। एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.128 और क्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और चलो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 0.128 डिवाइड बाय 3.2, तो देखो तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.04 इंटू 10⁻⁻3, और -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10⁻3, और 10⁻3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 40 इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन के एक बार एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, कोई एक गोळाना केंद्र पर एक विद्युत डायपोल મૂકવામાં આવે तो गोळाना पृष्ठ સાથે સંકળાતું विद्युत फ्लक्स हसे। मिस क्या बोला है क्वेश्चन 4 में कि एक गोला है, और जैसे मान लेते हैं गोला ले लिया और उसके केंद्र पे क्या किया, एक डायपोल। डायपोल का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज Q और एक नेगेटिव चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं डायपोल रखा हुआ है, और दोनों चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको केंद्र पे रखा है। तो अब ये इसके लिए बोला है इस गोले में से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए अगर फॉर्मूला देखे तो फ्लक्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और क्यू मिस क्या होता है नेट चार्ज, तो एक प्लस एक नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्यू की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 0, तो फाई फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखो ज्यादातर क्वेश्चन में इस पेपर में थियोरेटिकल है। देखो क्या बोला, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन बीजा स्थिर इलेक्ट्रॉन तरफ आवे छे तो तंत्र की स्थिति ऊर्जा में केवो फेरफार थशे। इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या फर्क होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाता है तो स्थिति ऊर्जा के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। R मीन्स क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हमने यहाँ पे रखा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास जा रहा है तो धीरे धीरे R की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होगी, और R की वैल्यू कम होगी तो U क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स की ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा क्या होगा, वधे। ठीक है, और ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, तो क्या आएगा, वधे, और ऑप्शन होगा बी, और इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 0। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला है, हवानु डाइलेक्ट्रिक माध्यम धरावता एक समांतर प्लेट कैपेसिटर ने V वोल्ट स्थितिमानना तफावत हेठળ विद्युत भारित करेल छे। मींस की एक कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उसको क्या कर रहे हैं, विद्युत भारित मींस क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और પછી બેટરી દૂર કરી અવાહક હેન્ડલ વડે બે પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર વધારતા તેમની વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત। फिर क्या किया, प्लेट को बैटरी से अलग करके जो कैपेसिटर की जो दो प्लेट होगी उन प्लेट को क्या करने हम दूर कर रहे हैं, और कैपेसिटर की प्लेट को दूर कर रहे हैं मतलब उनके बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है। डी अगर बढ़ रहा है तो विभव में क्या फर्क होगा, वी में विद्युत स्थितिमान पोटेंशियल में क्या चेंजेस होगा। तो उसके लिए हम अगर पहला फॉर्मूला देखें, ठीक है, तो सी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, अब देखो Q कहां से आएगा, क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो Q भी मिलेगा, और कैपेसिटेंस से और पोटेंशियल के लिए पूछ रहे तो यहाँ पे C की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। हमें V के लिए देखना है, तो अब D कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और एप्सिलॉन A कहाँ आएगा, डिवाइड में।
अब देखो इस चीजों के लिए तो कुछ बोला नहीं है, क्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट और क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है। डी के लिए बोल रहे हैं कि कैपेसिटर की दो प्लेटें उनका बीच का डिस्टेंस डी और कैपेसिटर की प्लेटों को हम क्या करें दूर लेके जा रहे हैं, तो डी हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा, बढ़ रहा होगा, तो वी भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो वी क्या होगा बढ़ेगा और ऑप्शन नंबर होगा सी 1 से। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा इन तीन क्वेश्चन का, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु ना पोला गोड़ा ने, पोला मतलब अंदर से खोखला होगा, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बार की होती, जैसे बलून हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल। ठीक है, लेकिन धातु का है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातुना પોલા ગોળાને વિદ્યુત ભારિત કરતા તેની સપાટી પર 80 વોલ્ટ નું સ્થિતિમાન મળે છે। मींस पोटेंशियल विभव स्थितिमान विद्युत स्थितिमान कितना है 80 वोल्ट, किस पे सरफेस पे सतह पे, ठीक है सपाटी पर। तो પોલા ગોળાના केंद्र पर स्थितिमान કેટલું હશે। ठीक है, अब देखो धातु का गोला है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो धातु का गोला, और इसके लिए एक चीज होती है कि धातु के किसी भी चीज के अंदर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई धातु नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होती है 0। किसी भी धातु के अंदर के लिए हमेशा ई की वैल्यू क्या होती है 0। और ई हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ई और पोटेंशियल के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है dv अपॉन dr। एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस के लिए बोला है केंद्र के लिए, तो dr ले लेते हैं। अब देखो ई क्या है यहाँ पे 0 और ई 0, तो क्या हो जाएगा ई 0 इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब dr 0 डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे dv की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0। dv का मतलब क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल, मींस की विभव में या विद्युत स्थितिमान में जो बदलाव हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। मतलब कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करोगे v की बात कर, तो v हमारा कैसा है कांस्टेंट, मतलब v में कोई भी चेंजेस हो रहा है नहीं। तो v में अगर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अगर 80 वोल्ट है, यहाँ पे भी देखोगे तो 80 वोल्ट और केंद्र पे भी देखोगे तो क्या रहेगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा v इज इक्वल टू 80 वोल्ट, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला, एक वाहक तार ने विद्युत क्षेत्र लागू पाड़ता प्रवाह घनत्व मालूम पड़े छे तो वाहकनी अवरोधकता, इसकी क्या निकालना है। देखो क्वेश्चन में पहले देख लेते क्या क्या दिया है। ई की वैल्यू दी है, एक इतना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8, और दूसरा प्रवाह घनत्व। देखो प्रवाह घनत्व में जे मींस क्या होता है आई बाई ए, मींस धारा घनत्व मींस की आई बाई ए, जितना करंट होगा जितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और उसके लिए वैल्यू क्या दी है, जे के लिए वैल्यू दी यहाँ पे हमारी 2.5। ठीक है, और क्या याद करने के लिए बोला प्रतिरोधकता अवरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब या रेजिस्टिविटी बोल सकते हो रो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू जे इंटू रो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है रो, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E अपॉन जे, और सिंपल सा कैलकुलेशन है 5 इंटू 10⁻⁸, और जे कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, चलो तो देखो 5 डिवाइड बाई 2.5 तो जाएगा 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁸ ओमेगा इंटू मीटर, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक। दोनों को स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो आज थोड़ी स्पीड रख रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं कम टाइम में, इसके लिए थोड़ी स्पीड ज्यादा है। और अभी तक हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके लिए अब थोड़ा बेसिक फॉर्मूला वाला ही है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, एक નળાકાર વાહક તારને ખેંચીને તેની લંબાઈ 10% વધારવામાં આવે તો તેના અવરોધમાં થતો प्रतिशत फेरफार થાય। मींस कि क्या बोला, एक वायर है उसको क्या कर रहे हैं खींच के उसकी लंबाई में कितना परसेंट चेंज कर रहे हैं 10%।
तो उसके प्रतिरोध में, अवरोध में, रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत में, परसेंटेज में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें, आर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रो एल स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी रो एल बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है, रो एल बाई ए। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी एक चीज अगर हम देखें, अगर मान लो जैसे मार्कर है या कोई भी तार भी होता है, रबड़ भी तुमने देखा, उसको अगर तुम खींचोगे लंबाई बढ़ेगी, लेंथ में बढ़ेगा, लेकिन उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम होती है, उसकी क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, मतलब कोई चीज हम एक्स्ट्रा नहीं ला रहे, मतलब टोटल जो उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पे एक कम कर सकते हैं। नहीं तो देखो तो लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट एरिया के उन्होंने नहीं बोला कि एरिया कितना कम हो रहा है, तो एरिया को हमें पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एरिया को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दो। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा ए इंटू एल, और ए इंटू एल होता है वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। आयतन कैसा है, कांस्टेंट है। तो आर अब किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली मान लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब उसमें क्या बोला उन्होंने, 10%। जैसे कोई भी चीज अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितनी है, अगर है तो इसका अगर 10% निकालना हो, एल का 10% निकालोगे तो डिवाइड बाय 100, तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0.1 एल। और पहले कितना था, एल, इतना बढ़ा रहे हो तो अब टोटल में कितना हो जाएगा, एल प्लस 0.1 एल, तो ये हमारा आ जाएगा 1.1 एल। ठीक है, देखो ये कैसे हुआ कि उन्होंने क्या बोला, कितना बढ़ाना है, 10%, तो 10% उन्होंने बढ़ाया तो कितना बढ़ा होगा, 0.1 एल। ठीक है, तो एल तो हमारे पास ऑलरेडी था, और कितना बढ़ गया, 0.1, तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 1.1 एल। और इसके लिए रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल दो। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो एल, बट एल की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1 एल का स्क्वायर डिवाइड बाय ए। और इसको अगर हम सॉल्व करोगे तो 1.1 का स्क्वायर होता है हमारा 1.21 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमें देखो स्टार्टिंग में हमारा रेजिस्टेंस कितना आता है, रो एल स्क्वायर बाय ए, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय बी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अब क्या करना है, अगर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100। ठीक है, कभी भी चीज होती है कि इसकी प्रारंभ में इनिशियली कितना था R1 और चेंज कितना हुआ तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल के लिए, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज फाइंड करने के लिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो R2 हमारा कितना है, देखो V तो सब में है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टेंट कट हो जाएगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारा कितना होगा, ये 1.21 एल स्क्वायर माइनस R1 कितना है, देखो बाकी रो भी तो सब अपने आप एक डिवाइड में करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, R2 हमारा कितना आया, 1.21 एल स्क्वायर, R1 हमारा क्या होगा, एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, एल स्क्वायर इंटू 100। एल स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो 1.21 माइनस 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया इंटू 100। 1.21 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 0.21 इंटू 100, तो आ जाएगा 21%। ठीक है, और ऐसा तो देखो इसको थोड़ा सा वीडियो को वापस रिवाइज करके पीछे से बैक करके एक बार रिपीट कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसीलिए बोल इसको एक बार वापस रिपीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम देखो वापस रिपीट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, तुम वीडियो को रिपीट करोगे तो वहां से तुम देख लोगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लेते साथ में। क्या बोला, एक 24 ओमेगा अवरोध धरावता तार माती समबाजु षटकोण, षटकोण मतलब जिसकी 6 भुजाएं होंगी, 6 साइड होंगी, और बनाने, और क्या बोला है, षटकोण ABCDEFA बनावा तो बंद गाढ़ानो ए અને बी वच्चेनो समतुल्य अवरोध। ठीक है, पहले षटकोण कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, षटकोण देखो जैसा तुम अगर केमिस्ट्री में हम देखते हैं तो बेंजीन जैसा। ठीक है, देखो साथ में केमिस्ट्री भी आ जाता है। नाम देख लेते हैं यहाँ से ABCDE और F, और F के बाद वापस क्या आ गया A। अब उन्होंने क्या बोला है कि A और B के बीच का, A और B के बीच का देखो तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं लेना है, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और टोटल कितना दिया है 24, और 24 को अगर 6 में डिवाइड करो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, 6। और बोला है समबाजु, समबाजु मतलब सभी साइड्स इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी कैसा है, अवरोध भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उसके लिए देखो तो इसको 1 मिनट के लिए हम रहने देते हैं। इनकी बात अगर हम करें, ये तुम्हारा किसके अंदर है, सीरीज के अंदर, श्रेणी में है।
ठीक है। और श्रेणी के लिए अगर हम देखें तो इन पांचों के लिए 4+4 श्रेणी के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इन पांचों को अगर प्लस करोगे तो 4+4+4+4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये किसके लिए हुआ, सीरीज के लिए। देखो अब तुम्हारा क्या बचेगा, अब तुम्हारा डायग्राम बनेगा इस तरह से कुछ ए, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बना देते हैं बी, ये हो गया 4, और इन बाकियों के जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया हमारा, उसको अलग से बना देते हैं, और ये हमारा कितना आया 20। अब ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों तुम्हारा किसके अंदर हो गया, पैरेलल के अंदर। और पैरेलल के लिए अगर हम देखें तो इसको हमने क्या मान लिया, RS, सॉरी इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम मान लेते हैं RS। अब इसके लिए जो फाइनल फॉर्मूला होगा तो उसको पैरेलल के लिए R क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/RS, 1/R1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 20, एलसीएम क्या होगा 20, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20। इसका 1/R की वैल्यू क्या आ रही है, 6/20। सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/6, इसके आंसर आएगा 3.3 ओमेगा। ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर बी। इसका भी एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से फिर नोट डाउन कर लेना। चलो हो गया। देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे थोड़ा सा लेवल अप है, तो इनको एक बार वापस रिपीट कर लेना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोला, एक તારનો અવરોધ R ઓમેગા છે તો તેની લંબાઈને ખેંચીને 4 ગણી કરવામાં આવે તો તેની અવરોધકતા। ठीक है, अवरोधकता पूछा, अवरोधकता मतलब प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी पूछी है। आर के लिए देखो हमारा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। अभी देखा आर के लिए हमने देखा था, आर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी कि जो रो है आर है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। लेकिन उन्होंने आर नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है रजिस्टिविटी रो। ठीक है, और रो के लिए हम बता देते हैं रो डिपेंड करता है हमारा मटेरियल पे। मीन्स धातु है तांबे की है तो उसके लिए प्रतिरोधकता अलग होगी, स्टील है तो उसके लिए अलग होगी, लोहा है तो उसके लिए अलग होगी। लेकिन अगर लोहे की जितनी भी होगी तो उसके लिए सब सेम रहता है। तो अगर तुम लंबाई कितनी भी करो उससे प्रतिरोधकता में कभी चेंजेस आता है, नहीं तो 4 गणी करो कि 8 गणी करो, कितना भी कर लो बदलाव नहीं होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी। ठीक है, बदला से नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ज्यादातर क्वेश्चन अब देखो तुम्हारे डायरेक्टली हो जाएंगे इसी तरह से, थियोरेटिकल बेसिस है। क्या बोला, चुंबकीय चाक मात्रा नो एसआई एकम। चुंबकीय चाक मात्रा मतलब क्या, एम। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा ऐसा, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपॉन बी। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा के लिए यूनिट क्या होता है, जूल, और बी चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है, टेस्ला। तो क्या आएगा, जूल पर टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन होगा ए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला, अनियमित चुंबकीय क्षेत्र में मुकेली चुंबकीय सोय क्षेत्र ने समांतर न हो ત્યારે શું અનુભવ હશે, मीन्स की अनियमित आकार का चुंबकीय क्षेत्र है। और देखो हमने ये देखा था कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी देखा था कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे समांतर हो, इक्वल, और उसके अंदर तुम अगर डाइपोल रखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे घूम के पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हारा कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कैसे अनियमित है, मतलब उसके पैरेलल तो होगा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट के लिए अलग है, पॉइंट के लिए अलग है तो फोर्स अलग होगा, मीन्स बल अलग होगा, बल अलग होगा तो क्यू टाउ भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, बल अने टॉर्क बनने अनुभव से। अगर देखो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र समान होता, एक समान होता, तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ क्या मिलता, टॉर्क मिलता। ठीक है, बल क्या सा हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखने, अनियमित है इसके लिए दोनों लगेगा, और अगर नियमित होता तो सिर्फ क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ये पॉइंट याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला, 1 मीटर लंबाईना वाहक तारने एक वर्तुळाकार लूपમાં ફેરવવામાં આવે તો જો તેમાંથી 1 એમ્પિયરનું વિદ્યુત પ્રવાહ
વહેતો હોય તો તેની चुंबकीय मोमेंट। चुंबकीय मोमेंट मतलब चुंबकीय चाक मात्रा बोल लो, चुंबकीय मोमेंट बोल लो, सबका मतलब एक ही होता है एम। ठीक है। और एम के लिए अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, एम के लिए अगर दूसरा एक फॉर्मूला देखना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा आई ए। ठीक है। एन आई ए भी लिख सकते हो। एन एक ही रूप बना रहे, एक ही है, एक ही सर्कल बना रहे हो तो इसके लिए आई। ठीक है। और अगर दो लूप होते तो उसके लिए क्या हो जाता है 2IA। ठीक है। मतलब हमें आई चाहिए और क्षेत्रफल आई क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई कितना दिया है 1 एम्पियर। अब एक के लिए अगर हम देखें तो देखो क्या बोला है 1 मीटर लेंथ है एक वायर का, और इसी वायर को अगर हम घुमा के ऐसे बैंड करके क्या कर रहे हैं ऐसा लूप बना रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, सरकमफेरेंस होगा, कितना होगा इसी लंबाई के बराबर होगा। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2πr, क्योंकि जितनी लेंथ होगी उतना ही क्या होगा उसका सरकमफेरेंस होगा, पेरीमीटर होगा, परिमिति होगी। ठीक है। तो यहां से हमें आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा L/2π, और एल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2π ये हो गया ए। आर की वैल्यू अब क्या निकालना है हमें ए, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा πr²। तो पाई की वैल्यू r की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 2π का स्क्वायर हो जाएगा 4π²। एक पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4π। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4π। तो फाइनली क्या आंसर आएगा 1/4π। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, देखो काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ से देखो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 तक कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। चलो तो ये तो हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला, गतिमान विद्युत भार डैश ना कारणे ऊर्जा मेळवे छे। कि विद्युत भार एक गतिमान विद्युत भार है तो उसको किसके कारण ऊर्जा मिलेगी, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बन्ने क्षेत्रों, कोई पण क्षेत्र। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रख सकते हो किसके कारण ऊर्जा मिलती है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ही उस पर क्या होता है बल लगता है, वही चीजें होती है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो ये फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है कि 50 आंटाओ અને 100 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ વાળું એક ગૂંચળું 2 × 10⁻², ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે આવેલું છે, તો તેને t સમયમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રમાંથી બહાર કાઢી લેતા તેમાં ઉદ્ભવતું સરેરાશ પ્રેરિત ईएमएफ। ठीक है। और ये हमारा आ गया चैप्टर नंबर 6। ठीक है। ईएमएफ वाला। और तो t = सेकंड। इसकी देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं। n दिया हुआ है 50 आंटाओ, इसकी 50 फेरे, क्षेत्रफल दिया हुआ a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सिर्फ सेंटीमीटर हो तो क्या लिखते हैं 10⁻², स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴। ये हो गया। और क्या दिया है, b की वैल्यू दी है चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला। और नेक्स्ट देखिए तो क्या दिया हुआ ईएमएफ दिया हुआ है, तो ईएमएफ के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 0.1 वोल्ट। और ईएमएफ के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला होता है d∅/dt या φ/t भी बोल सकते हो। और फाइ के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो फाइ के लिए हमारा फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। और उन्होंने देखो बोला हुआ है लंब रूप है, मतलब दोनों एक दिशा में होंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, थीटा 0 cos 0। और t निकालना तो t के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा BA/ε। बी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा। ठीक है। और क्या होता है NBA cos थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो। एक के लिए अगर एक लूप होता है, एक फेरा होता है, एक आटा होता है तो BA cos थीटा, 50 फेरे तो NBA cos थीटा। ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 50, b दिया है क्वेश्चन में हमें 2 × 10⁻², a दिया है हमें 100 × 10⁻⁴, और एप्सिलॉन दिया है 0.1। देखो तो 50 × 2 100, 100 × 100 क्या हो जाएगा 10,000 × 10⁻² और -4 -6, और ये 0.1। और 0.1 को ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻, और 10,000 को अगर करोगे तो हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख मीन्स 10⁻⁵, इसका आ जाएगा 10⁻⁻6,
और 10⁵ माइनस 6 तो कितना आ जाएगा -1 और 10⁻⁻1 मीन्स कितना 0.1, क्योंकि देखो 10⁻⁻1 ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में हमारा 0.1 10 0.011 तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, देखो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, पृथ्वी पर जे स्थाने पृथ्वीना चुंबकीय क्षेत्रों समक्षितिज घटक शून्य हो ते स्थल पर ते कया स्थल है, मीन्स की किस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का समक्षितिज घटक शून्य होता है, तो उसके लिए डायरेक्टली याद रख सकते हो, थियोरेटिकल बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कोई एक भू चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, किस पे होता है, भू चुंबकीय ध्रुव पे। नेक्स्ट देखे, नीचे ने माथी कई बाबत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे छे, मीन्स की कौन सी चीज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो हमने देखो बायस-सावर्ट के नियम में हमने एक देखा था कि कोई भी विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत धारा के कारण, प्रवाह के कारण। प्रवाह कब होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी धारा उत्पन्न होती है, प्रवाह उत्पन्न होता है, और उसी के कारण हमारे क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, उसी के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखो स्थिर विद्युत भार में विद्युत भार आवेश इलेक्ट्रॉन रुका हुआ तो नहीं होगा, ना विद्युत डायपोल के कारण होगा, गतिमान विद्युत भार के कारण। किसके कारण होगा, गतिमान विद्युत भार के कारण, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो ही क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न करेगा, और वही क्या करेगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और किसी का बाकी हो तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्लियर करते हैं इसको। चलो देख लेते नेक्स्ट भी थियोरेटिकली, पहले देख लेते हैं क्या बोला है, चुंबकीय ध्रुवमान नो एकम। चुंबकीय ध्रुवमान नो एकम, देखो थोड़ा सा इसके लिए एक चीज बताते हैं। चुंबकीय ध्रुवमान मतलब चुंबक क्या होता है, चुंबक को अगर हम देखें तो ऐसा होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। और देखो हमने विद्युत के लिए देखा था, दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें क्या रहेगा, एन और एस, और एन और एस का जो ध्रुव होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम पी से देना है। ठीक है, पी मीन्स क्या, पोल, ध्रुव बोल लो, पोल बोल लो, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुवमान। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं ध्रुवमान, और उसके लिए क्या बोला है, एकम। तो एकम याद रख सकते हो, इसके लिए क्या आएगा, एम्पियर इंटू मीटर, डायरेक्टली है। और देखो ऐसे जो अलग होते हैं ना उन चीजों के लिए मात्रक तुम थोड़ा याद रख लो, बेटर है, इसके काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा 19 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा सॉल्यूशन है। देखो क्या बोला है, बहिर्गोળ लेंस માટે જ્યારે वस्तुनी ऊंचाई प्रतिबिंबની ऊंचाई करता बेगनी हो, इसकी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से 2 गुनी हो, तो वस्तु अंतर खाली जगह होगा, और लेंस की केंद्र लंबाई दी है कितनी, एफ है। अब देखो, अब ऊंचाई बोल रहे, छोटाई बोल रहे, उसके लिए एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मोटावनी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश अपॉन एच में इसके ऊपर होता है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे आएगी हमारी वस्तु की ऊंचाई। ऊपर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे आएगा वस्तु की ऊंचाई। और क्या बोला है, वस्तुनी ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई करता बेगनी है, इसकी वस्तु की ऊंचाई 2 गुनी है, किससे, प्रतिबिंब की ऊंचाई से। तो क्या आ जाएगा, 2h डैश, तो एच डैश कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2। और लेंस के लिए एम का एक फॉर्मूला और होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, v अपॉन यू। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2v इज इक्वल टू यू, या फिर v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, u/2, क्योंकि हमें u निकालना है। ठीक है, और लेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला देखा तो फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, u/2, सो 1/u/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा तुम्हारा ऊपर। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ बनेगा ऐसा, 1/u इज इक्वल टू 1/f, एलसीएम u, सो 2 + 1 u डिवाइडेड बाय 1/f, 3/u इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u, मींस u की वैल्यू क्या आएगी, 3f के इक्वल आएगी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो इसको भी एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते साथ में, इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बहिर्गोળ लेंसनी બંને बाजुनी वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या के लिए एक चीज याद रखना, एक को हम प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस, तो
R1 होगा हमारा प्लस 15 सेंटीमीटर और R2 को हम लेंगे माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो लेंस होगा, ठीक है, लेंस होगा तो एक तुम्हारा इधर होगा एक इधर, तो इसको अगर हम प्लस कंसीडर करेंगे तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। देखो R1 R2 दे दिया, अब भले एक दिया दोनों साइड के लिए बोला हुआ है, और क्या बोला है माध्यम नो वक्री पहुना, m की वैल्यू दी है कितना 1.5, और क्या बोला है तो लेंसनी हवानी सापेक्ष केंद्र लंबाई, और इसके लिए देखो डायरेक्टली अगर तुमने थियरी देखी होगी तो उसके अंदर एक फॉर्मूला हमने देखा था 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 काउंस में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। n2 मतलब दूसरे माध्यम के लिए, तो दूसरा माध्यम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बोला है माध्यम के लिए, और n2 की वैल्यू दी यहाँ पे ये हो जाएगा, और हवा के लिए तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 1.5 माइनस 1/1 काउंस में 1/r1 15 माइनस 15 और 1.5 माइनस 1 0.5, और ये हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1/15 प्लस 1/15, और इसको अगर देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/15, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, और 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1/15, 1/f इज इक्वल टू 1/15, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखो 15 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी समान आ रहे हैं, लेकिन ये लेंस के लिए है, हवा के और उसके सापेक्ष में डायरेक्टली नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर नहीं तो आधा होता है, लेकिन वो किसके लिए मिरर के लिए होता है, दर्पण के लिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का 20 और 21। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 तक करेंगे, ठीक है। चलो देखो 5 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला आपेल प्रकाश नो वेग डेस बदलावती बदली सका, इसके प्रकाश का वेग कब बदल सकता है, कंप विस्तार, आवृत्ति, तरंग लंबाई या माध्यम। तो सीधी सी बात है किसके कारण बदलता है, माध्यम के कारण। और उसके लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला देखना तो ऐसा लिख सकते हो n इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n/c। c मीन्स प्रकाश का वेग और v मतलब किसी माध्यम में, तो माध्यम में अगर तुम देखो तो क्या होगा n बदलेगा। n अगर देखे जैसे हवा के लिए होता है 1, पानी के लिए होता है 1.33, कांच के लिए होगा हमारा कितना 1.5, और ये अगर बदलेगा n बदलेगा तो v भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। इसकी माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी माध्यम के कारण बदल सकता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट देखें तो फोटोन माटे नीचे माथी कयु विधान साचू नहीं, ठीक है। तो फोटोन दबान उत्पन्न करता नहीं, क्या फोटोन दबान उत्पन्न नहीं करता है, पहला ही ऑप्शन गलत। उन्होंने क्या बोला जो गलत थे वो बताना है, साचू नहीं मतलब जो गलत है, तो पहला ही उन्होंने क्या बोल दिया कि उत्पन्न दबान उत्पन्न करता नहीं, लेकिन फोटोन दबाव उत्पन्न करता है, और उसके लिए बुक में अगर तुम देखो तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब दबाव उत्पन्न करता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर फोटोन की ऊर्जा HF होती है, फोटोन नु वेगमान HF/c होता है, फोटोन नु स्थिर दर मास 0 होनी चाहिए, ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो प्लांक अचरांक ने नो परिमाण, इसकी प्लांक अचरांक का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, प्लांक अचरांक का जो मात्रक है या विमीय सूत्र है वो किसके इक्वल होता है वो पूछा हुआ है। तो प्लांक अचरांक तुम्हारा कहाँ आता है, E इज इक्वल टू NHF में, या फिर एक फोटोन के लिए देखो तो HF के लिए, तो H इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा E/F, और E के लिए हमारा क्या होता है जूल, और F मतलब आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स 1/T 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड मीन्स H के लिए क्या आ जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ये होगा मात्रक। और ऐसा मात्रक किसके लिए होता है, क्या ऊर्जा के लिए होगा नहीं, क्या द्रव्यमान के लिए होगा नहीं, क्या आवृत्ति के लिए होगा नहीं, तो कोणीय वेगमान, हाँ कोणीय वेगमान के लिए तुम्हारा फॉर्मूला यही होता है, मात्रक यही होता है। इसके लिए किसके बराबर होगा, ये कोणीय वेगमान के बराबर, या फिर बोल सकते वेगमान में संवेग या एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक में मोटे भागे वपराती धातु, तो ऑप्शन आएगा सी, मतलब जिसका कार्य फंक्शन सबसे कम होगा, जो कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, वैसे ही तुम प्लेट का उपयोग करोगे, और वो तुम्हारी प्लेट होती है सीजियम, ठीक है। सबसे कम होता है, देखो वैल्यू याद रख लेना 4 से 5 चीजों का, और नहीं भी तो इतना याद रख लो कि सबसे कम किसका है सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे कम जिसका कार्य फंक्शन उसको तुम्हें कब सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और सबसे कम ऊर्जा देने से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। तो इसके लिए कौन सी चीज का कौन सी धातु का उपयोग करोगे, सीजियम। और नेक्स्ट लेंज़नो नियम ए, लेंज़नो नियम विद्युत भार संरक्षण नहीं, देखो लेंज का नियम हमने पढ़ा था, और उसके अंदर हमने क्लियरली देखा है कि लेंज का नियम किसका होता है,
अभी ऊर्जा संरक्षण के नियम की चर्चा करता है। इसके उसके अंदर हम बोलते हैं कि बिना ऊर्जा दिए अगर हमें ऊर्जा मिल रही है वो चीज गलत है, तो मतलब लेंस का नियम किस पे डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, और आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो 27 से 50 के और 2 पार्ट में हम पेपर नंबर 15 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और जो बाकी के पेपर्स भी है तुम्हारे उसको भी जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।